हेलो एवरीबॉडी, मैं सेल्फ डॉक्टर सिस्टर मंजू टोपू फ्रॉम हॉली क्रॉस विमेंस कॉलेज अंबिकापुर। मैं आपको पढ़ा रही हूँ कॉस्ट अकाउंटिंग का यूनिट 3 और इसमें मैं पढ़ा रही हूँ आपको यूनिट आउटपुट पहला वाला भाग। आज हम पढ़ेंगे उसमें कैसे हम कॉस्ट बनाते हैं विथ प्रॉफिट। और उसके साथ साथ में मैं आपको बताऊँगी आपका जो स्टॉक के कितने प्रकार होते हैं। मैंने आपको पहले वाली वीडियो में समझा चुका था कि स्टॉक 3 प्रकार के होते हैं। एक तो रॉ मटेरियल्स का स्टॉक, दूसरा आपका चालू वर्क माने कि इसको बोलते हैं आपका वर्क इन प्रोग्रेस, और तीसरा होता है निर्मित माल यानी कि स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। अब मैं आपको समझाऊंगी इसमें कि तीनों प्रकार का स्टॉक होता है, रॉ मटेरियल्स का, वर्क इन प्रोग्रेस का और आपका फिनिश्ड गुड्स का। इसको हम कहाँ कहाँ एडजस्ट करते हैं, आइए हम सीखते हैं। यहाँ देखिए ये फॉर्मेट है हमारे पास में कॉस्ट शीट का विथ प्रॉफिट। तो यहाँ हम लोगों को मैं आपको समझाना चाहूँगी कि इसमें हम लोग प्राइम कॉस्ट कैसे ज्ञात करते हैं। यहाँ आप ध्यान दीजिएगा, कभी कभी मटेरियल सिंपल दिया जाता है और मटेरियल के विषय में कोई सूचना अदर सूचना नहीं दी जाती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, आपका मटेरियल के लिए, रॉ मटेरियल्स के लिए बहुत कुछ अदर सूचनाएं दी जाती है, जैसे मटेरियल परचेज ड्यूरिंग द ईयर, कैरिज इनवर्ड, फ्राइट, ऑक्ट्री, कस्टम ड्यूटी, क्लोजिंग स्टॉक, डिफेक्टिव मटेरियल्स रिटर्न, रिस्यूड यूज्ड इन अदर प्रोडक्ट। अगर ऐसा दिया जाएगा या इसमें से कुछ दिया जाए, कुछ आइटम दिए जाएंगे, तो आप उसको एडजस्ट करके मटेरियल कंज्यूम निकालेंगे। तो जनरली आप क्या करेंगे, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स को ऐड कीजिएगा, परचेज और आपका जी इतना भी जो भी खर्चा यहाँ पर दिख रहा है आपका जो परचेज से रिलेटेड है, इसको ऐड कर लीजिएगा और जो क्लोजिंग स्टॉक्स को माइनस कर लीजिएगा और इसको माइनस कर लीजिएगा, तो निकलेगा मटेरियल कंज्यूम। तो आप यहाँ लिखेंगे मटेरियल कंज्यूम। उसके बाद डायरेक्ट वेजेस जो है उसको ऐड कीजिएगा, डायरेक्ट एक्सपेंस जो है उसको ऐड कीजिएगा, तो आपको निकल जाएगा प्राइम कॉस्ट। सो व्हाट इज प्राइम कॉस्ट? प्राइम कॉस्ट इज द सब टोटल ऑफ ऑल द डायरेक्ट एक्सपेंस। मैंने आपको समझाया था डायरेक्ट एक्सपेंस क्या क्या आते हैं। तो इसको निकालने के बाद में प्राइम कॉस्ट में आप निकालेंगे, ऐड कर देंगे फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री ओवरहेड्स माने कि हिंदी में बोले इसको कारखाना उपरिव्यय। इसका मतलब क्या होता है, फैक्ट्री के अंदर जितने भी व्यय किए जाते हैं उसको हम बोलेंगे फैक्ट्री ओवरहेड या तो वर्क्स ओवरहेड। तो यहाँ पर बहुत सारे एक्सपेंस है, देख लीजिएगा आप, इनडायरेक्ट वेजेस, अनप्रोडक्ट लेबर, फ्यूल, पावर, ये सब फैक्ट्री फ्यूल, फैक्ट्री पावर, फैक्ट्री कॉल एक्सेट्रा। सो ये जितना भी दिया हुआ है फैक्ट्री के अंदर किया गया व्यय है उसको हम ऐड करेंगे। उसके पश्चात हम इसमें ऐड करते हैं ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, उसके माइनस करेंगे हम क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। इतना को हल करने के बाद निकलता है आपका फैक्ट्री कॉस्ट। लेकिन उसके पहले मैं ये बता देना चाहती हूँ, हम लोग यहाँ पर हर इकाई का, हर आइटम का कैसे क्या निकालते हैं, कॉस्ट पर यूनिट या तो प्रति इकाई लागत। और उसको निकालते कैसे, टोटल कॉस्ट अपॉन टोटल यूनिट्स। फॉर एग्जाम्पल यदि हम लोग मटेरियल कंज्यूम निकालते हैं, यहाँ पर जितना भी अमाउंट रहता है उसको हम बोलेंगे टोटल कॉस्ट, और यहाँ पर जो आउटपुट रहता यानी कि जो उत्पादन दिया जाता उससे हम डिवाइड करते हैं टोटल यूनिट यानी कि आउटपुट। तो हर आइटम का, एक एक आइटम का हम क्या निकालते हैं, कॉस्ट पर यूनिट निकालते हैं। हर आइटम का टोटल कॉस्ट निकालेंगे और हर आइटम का टोटल यूनिट से हम क्या करें, उसको डिवाइड करेंगे। यहाँ देखिए मैंने ऑलरेडी आपको समझाया था, ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस को ऐड करते हैं और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस को माइनस करते हैं। और बाई चांस और कुछ है आपका, अगर मान लेते हैं कि एक्स्ट्रा हम लोग क्या है, एडिशनल ओवरबर्डन ऑन रेक्टिफिकेशन। यदि हमने क्या किया है, कोई सामग्री क्या क्या रेक्टिफाई किए हैं, हमने इसको सुधार के रूप में और खर्चा किए हैं, उसको हम ऐड करेंगे। तो आपका प्राइम कॉस्ट और फैक्ट्री के अंदर जितने भी व्यय होते हैं उसको ऐड कर लेने के बाद में हमको मिलता है फैक्ट्री कॉस्ट या तो वर्क कॉस्ट बोलते हैं इसको। क्या कहते हैं, फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क कॉस्ट। तो वे फैक्ट्री कॉस्ट, वर्क कॉस्ट क्या है, प्राइम कॉस्ट के साथ में हम फैक्ट्री के अंदर जितने व्यय किए जाते हैं उसको ऐड कर लेते हैं और इसमें हम स्टॉक को एडजस्टमेंट करते हैं। कौन सा स्टॉक, वर्क इन प्रोग्रेस ओपनिंग ऐड होता है और आपका वर्क इन प्रोग्रेस क्लोजिंग स्टॉक माइनस होता है। उसके पश्चात हम लेते हैं ऑफिस या तो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड या तो इसको हम बोलेंगे कार्यालय उपरिव्यय। या कार्यालय उपरिव्यय का मतलब क्या हुआ, ऑफिस के अंदर कार्यालय में जितने भी व्यय किए जाते हैं वो सारे के सारे आ जाते हैं ऑफिस ओवरहेड में। एग्जाम्पल आपका लीगल एक्सपेंस, ऑफिस एक्सपेंस, ऑफिस सैलरी, ऑफिस लाइटिंग एक्सेट्रा। आप खुद से पढ़ लीजिएगा, इसको बुक में अच्छे से दिया हुआ है। इसको पूरा जोड़ने के बाद में हमको मिलता है
कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन देख लीजिए, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हम में क्या क्या डालते हैं, क्या क्या ऐड करते हैं, प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री कॉस्ट प्लस ऑफिस के ऊपर किया गया व्यय, इतने सारे आइटम को ऐड करने के पश्चात जो अमाउंट मिलता है उसको हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, माने उत्पादन की लागत। और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालने के बाद बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान देने वाली है, हम उतना उसको निकालने के बाद में हम ऐड करते हैं ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, माने कि ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स का जो भी स्टॉक है वो हम ऐड करेंगे और लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में इस दोनों स्टॉक को एडजस्टमेंट करने के पश्चात हमको मिलता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्या मिलता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, माने कि बिक्री की लागत इसको बोलते हैं। हाँ, बिक्री की लागत हमेशा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद निकलता है। उसके पश्चात इसमें हम ऐड करते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस या तो ओवरहेड। तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, बिक्री को बढ़ाने के लिए, ग्राहक तक पहुंचाने के लिए हम जितना भी व्यय करते हैं उसको हम बोलते हैं बिक्री और वितरण व्यय। बिक्री को बढ़ाने के उद्देश्य से किया गया जो भी व्यय होता है, इन ऑर्डर टू इंक्रीज द सेल वट एवर एक्सपेंस वी डू इज नोन एज सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। इसमें बहुत कुछ आ सकता है, इससे मैं आपको फ्यू को समझा दे रही हूँ, बाकी आप बुक से पढ़ लीजिएगा। एडवर्टाइजिंग है, डिस्काउंट है, ट्रैवलिंग एक्सपेंस है, सेल्समैन कमीशन है, एक्सेट्रा। तो इसको पूरा एडजस्ट करने के बाद, इसको ऐड करने के बाद आपको मिलेगा कॉस्ट ऑफ सेल, या तो कॉस्ट ऑफ सेल को हम बोलेंगे टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट या तो कॉस्ट ऑफ सेल। अब इसमें जब कॉस्ट ऑफ सेल में हम क्या करेंगे, सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ऐड कर देंगे तो निकल जाएगा आपका सेलिंग प्राइस। यानी कि मैं यहाँ समझा देने की कोशिश करूँगी, कॉस्ट ऑफ सेल, कॉस्ट ऑफ सेल प्लस सर्ट आपका परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट निकालने के बाद में यहाँ पर निकालेंगे प्रॉफिट, इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल टू हो जाता है सेल्स प्राइस। सेल्स प्राइस या तो सेलिंग प्राइस बोलते हैं। ये निकालना बहुत जरूरी होता है, लेकिन ध्यान रहे हर एक आइटम का हम क्या निकालते हैं, प्रति इकाई लागत ज्ञात करते हैं। और मैं बाद में समझा रही हूँ कि हम इसको कैसे निकालते हैं। एक उदाहरण से आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। एक क्वेश्चन नंबर देख लीजिएगा, उसको हम समझा रहे हैं। अभी मैं समझा रही हूँ आपको हम कैसे कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज करते हैं। माने कि आपका हमको इसमें प्रॉफिट की दर की गणना करनी है। हम इसको गणना करने के लिए दो तरह से कर सकते हैं। आपका प्रॉफिट की गणना कब होगी, एक तो यदि लागत पर लाभ की दर दी गई हो तो लाभ कितना होगा, और दूसरा होता है यदि विक्रय मूल्य पर लाभ की दर दी गई हो। इफ प्रॉफिट रेट इज गिवन ऑन कॉस्ट एंड सेकेंड इज इफ प्रॉफिट इज गिवन ऑन सेल और टेंडर प्राइस और सप्लाई प्राइस। इसका मतलब सब एक ही होता है, फॉर्मूला एक ही होगा। तो आपको समझा रही हूँ इसमें प्रॉफिट की गणना हम कैसे करेंगे। हाँ, प्रॉफिट की गणना कैसे करेंगे, क्योंकि बिना प्रॉफिट निकाले हम सेलिंग प्राइस की गणना नहीं कर सकते हैं। तो यदि मान लेते हैं कि हमको आपको बोल दिया है परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, तो हम प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है, देखिए टोटल कॉस्ट या तो कॉस्ट ऑफ सेल इनटू रेट ऑफ प्रॉफिट अपॉन 100। मैं दोबारा से बोलती हूँ, कॉस्ट यानी कि आपको दिया आपका प्रॉफिट रेट इस पर दिया है, कॉस्ट पर दिया हुआ है, तो प्रॉफिट इक्वल टू टोटल कॉस्ट और कॉस्ट ऑफ सेल इनटू रेट ऑफ प्रॉफिट अपॉन 100। तो इससे क्या निकलेगा, प्रॉफिट निकलेगा, और इस प्रॉफिट को हम टोटल कॉस्ट में ऐड कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, सेलिंग प्राइस। ये पहली विधि है। दूसरी विधि क्या बोलेगा आपको, यदि विक्रय मूल्य पर लाभ की दर दी गई हो, इफ प्रॉफिट रेट इज गिवन ऑन सेल, तब भी हम क्या करेंगे, हम प्रॉफिट की गणना करेंगे। तो सेम फॉर्मूला होता है। यहाँ ऑन सेल बोलने से आपको सेल ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ प्रॉफिट रेट्स गिवन ऑन सेल बोलने से भी आपको कॉस्ट ही लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, कॉस्ट ही लेना पड़ेगा। देखिए टोटल कॉस्ट और कॉस्ट ऑफ सेल इनटू रेट ऑफ प्रॉफिट अपॉन 100 माइनस रेट ऑफ प्रॉफिट। दोबारा से हम बोल रहे हैं, अगर आपका रेट ऑफ प्रॉफिट सेल पे दिया हुआ है तो सेल नहीं ढूंढेंगे आप, जो कॉस्ट दिया जाएगा या कॉस्ट आप निकाल चुके हैं उसी को लेंगे आप। टोटल कॉस्ट और कॉस्ट ऑफ सेल इनटू रेट ऑफ प्रॉफिट अपॉन 100 माइनस रेट ऑफ प्रॉफिट। एग्जाम्पल है, देख लीजिए, यदि माल की लागत 900 रुपीज़ है
इफ द कॉस्ट इज 900, विक्रय मूल्य गणना कीजिए। वी आर सपोज टू कैलकुलेट द सेलिंग प्राइस। इसमें देखिए यहाँ पर बोल दिए यदि लाभ की दर लागत पर 10% है, यदि लाभ की दर लागत पर 10% है, मैंने समझाया। इफ द प्रॉफिट रेट इज 10% ऑन कॉस्ट, देन हम कैसे गणना करेंगे सेलिंग प्राइस का। देखिए कॉस्ट यहाँ पर कितना है 900, तो हम यहाँ पर क्या ऐड करेंगे, प्रॉफिट, पहले प्रॉफिट निकालेंगे। रेट ऑफ प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, देखिए इसको कॉस्ट इक्वल टू कॉस्ट अप इंटू 100, व्हाट इज 100, रेट ऑफ प्रॉफिट अपॉन 100 हो गया, है ना। 900 इंटू 10% अपॉन 100, तो निकल गया ये कितना 90 हो गया। 900 कॉस्ट एंड 90 इज प्रॉफिट। कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट को सेलिंग प्राइस, तो आपका हो गया, दोनों को ऐड कर दिए तो हो गया 990 हमारा सेलिंग प्राइस हो गया। आई होप समझ में आ गया होगा। दूसरा देखिए, दूसरी शर्त, यदि रेट ऑफ प्रॉफिट किस पर दिया है, विक्रय मूल्य पर, यदि लाभ की दर विक्रय मूल्य पर दिया है ऑन सेल प्राइस, ऑन सेल प्राइस बोलेगा या तो टेंडर प्राइस बोलेगा या तो सप्लाई प्राइस बोलेगा, नियम एक ही है 10%। देखिए तो हम कैसे करेंगे, हमने फॉर्मूला बताया था, यहाँ देखिए इधर आपका यदि सेल प्राइस रहेगा तो हम फॉर्मूला हमारा क्या है, टोटल कॉस्ट या तो कॉस्ट ऑफ सेल इंटू रेट ऑफ प्रॉफिट अपॉन 100 माइनस रेट ऑफ प्रॉफिट। यहाँ देखिए 900 कॉस्ट है इंटू 10 रेट ऑफ प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन 100 माइनस 10। यहाँ जो भी प्रॉफिट का रेट दिया जाएगा हम उसमें क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो आपका हो जाएगा ये हो जाएगा 100। तो प्रॉफिट कॉस्ट कैसे हम कॉस्ट नहीं, सेलिंग प्राइस हम कैसे निकालेंगे, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस। 900 कॉस्ट दिया हुआ है, हमने प्रॉफिट निकाल लिया सेल पर और इसको ऐड कर दिए, तो आपका हो जाएगा 1000 रुपीज़। क्वेश्चन नंबर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 30 या किसी किसी बुक में 20 हो सकता है, जिसमें आपको समझाया गया है कैसे हम स्टॉक का एडजस्टमेंट करते हैं। मैं हिंदी में क्वेश्चन पढ़ दे रही हूँ। एक उत्पादन व्यवसाय के निदेशक आपसे मार्च माह के व्यवसाय में उत्पादन परिणाम दिखाते हुए एक विवरण पत्र छापते हैं। परिमेय लेखी निम्न सूचना प्रदान करते हैं। आपका स्टॉक इन हैंड आपको दिया हुआ है, आपका रॉ मटेरियल्स 25,000, उसमें आपका दिया हुआ है फिनिश गुड्स का 17,360, उसके बाद में स्टॉक इन हैंड आपका रॉ मटेरियल्स का फिर से 26,250, फिनिश गुड्स का 15,750, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स 21,900, वर्क इन प्रोग्रेस 80-20, वर्क इन प्रोग्रेस एट द एंड 9,100, फिर आपका सेल ऑफ फिनिश गुड्स 72,310, और डायरेक्ट वेजेस 17,150, नॉन प्रोडक्टिव वेज 830, वर्क एक्सपेंस 8340, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस 3160, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस 4210। आपको समझाए पूछा गया आपको, आप निम्नांकित दिखाते हुए विवरण पत्र बनाइए। प्रयुक्त सामग्री का मूल्य, उत्पादन का कुल परिव्यय, बेचे गए माल की लागत, बेचे गए माल का लाभ और माह का विशेष लाभ। अब इसको हम कैसे हल करेंगे, देखिए आपको जानना है कि स्टॉक को हम कहाँ का एडजस्ट करते हैं। अब देखिए ओपनिंग स्टॉक रॉ मटेरियल्स आपका 25,000, परचेज ड्यूरिंग द ईयर 21,900, तो उसके बाद में हम ओके इसको ऐड करने के बाद में क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स आपका दिया हुआ है इतना, तो इसको माइनस करने के बाद में हमको मिलता है मटेरियल कंज्यूम मिलता है ना, मटेरियल कंज्यूम आपका निकलता है इतना। उसके बाद में इसे हम ऐड करेंगे डायरेक्ट वेजेस आपका दिया है 17,150, तो प्राइम कॉस्ट हुआ हमारा 37,800, ये आपका मिला 37,800, और इसमें हम ऐड करेंगे नॉन प्रोडक्टिव वेज, वर्क एक्सपेंस, आपका फैक्ट्री एक्सपेंस मतलब कि आपका फैक्ट्री ओवरहेड है आपका दिया हुआ है 830, और आपका वर्क इन प्रोग्रेस आपका ओपनिंग स्टॉक है 8340, दोनों को ऐड कर दिए हम इतना हो गया। उसके बाद में हम इसमें लेस करेंगे आपका क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, तो आपका इतना हो गया। तो वर्क कॉस्ट निकला हम लोगों का 46,090। इसमें हम ऐड करेंगे ऑफिस एंड एडमिशन और एक्सपेंस, यहाँ पर ये आपका दिया हुआ है 3160, तो इस इतना को हम ऐड करेंगे तो निकल जाएगा आपका टोटल कॉस्ट, या तो कॉस्ट टोटल कॉस्ट सॉरी नहीं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमको मिला 49,250, तो 49,250 क्या हुआ, कॉस्ट ऑफ
प्रोडक्शन हुआ, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का मतलब क्या हुआ, प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड को ऐड कर दिया। उसके बाद में हम इसमें ऐड करेंगे आपका फिनिश गुड्स का ओपनिंग स्टॉक को ऐड कर दिए 17,360, ऐड करने के बाद हमको इतना मिला 66,610, और इसमें हम माइनस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 15,750। तो हमको निकला कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मिला आपको 50,860। मैं दोबारा बोल रही हूँ, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपका 50,860। और एक आपका आइटम है, इसमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालने के पश्चात हम ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स को एडजस्टमेंट करने के पश्चात। यहाँ आपको क्वेश्चन पूछा गया है, कैलकुलेट ग्रोस प्रॉफिट ऑन गुड्स सोल्ड। ये पूछ दिया है इसलिए हम बनाए हैं। तो हम क्या करेंगे इसको, ये कहाँ से निकला 21, ये ग्रोस सेल कहाँ से निकला, ये हमारे पास सेल दिया है बुक में ग्रोस प्रॉफिट हम कैसे कर, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी कि सेल आपका दिया है 72,350 माइनस हम निकाले हैं, माइनस क्या कर दिया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना 5860 यहाँ पर आपका दिया है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपका दिया हुआ है 5860, सॉरी आपका निकला, आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपका निकला है 5860। इसको हम माइनस करते हैं किससे, सेल से, तो आपका निकल गया ग्रॉस प्रॉफिट। तो ये आपका चूंकि पूछ दिया है इसलिए हम यहाँ पर ऐसे लिखते हैं। अब उसके बाद में हम आगे निकालेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, हमको मालूम है इतना दिया हुआ है, कितना 5860 दिया हुआ है, उसमें हम सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऐड कर देंगे, वो दिया है 4210, इसमें ऐड कर दिए तो आपका 55,070, और इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपका ये दिया हुआ है, सेल दिया हुआ है, सेल माइनस टोटल कॉस्ट इक्वल टू प्रॉफिट। तो ये आपका ये हुआ सेल और ये हमारा टोटल कॉस्ट, दोनों में से जो अंतर की राशि आ रही है वो हमारा होगा नेट प्रॉफिट फॉर द मंथ। आई होप आपको क्लियर हो गया। तब तक के लिए अब आज हम इतना ही पढ़ा रहे हैं, जब तक हम दूसरी वीडियो में नहीं मिलते हैं तब तक के लिए सबको मेरा नमस्कार।